गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का ये टॉपिक सीखने जा रहे हैं, आपका हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनता है आपका इस चैप्टर से। इससे सवाल भी पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग आज आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो देखिए क्या कहता है ये प्रिंसिपल, एक्चुअली में क्या कहता है। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, जहाँ पे अनसर्टेनिटी लगा हुआ है इसका मतलब है कुछ न कुछ बातें सर्टेन नहीं होगी, अनसर्टेन होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद आगे हम लिखते हैं। कहता है अगर यहाँ पे जो भी बातें हो रही है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। माइक्रोस्कोपिक, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो बातें मैं करने जा रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा सा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन की विषय में बात हो। ये बहुत छोटा पार्टिकल्स के बारे में जिसका मास बहुत छोटा हो। और ये याद रखिए, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब है छोटा। तो ये सिद्धांत जो है, ये जो प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ध्यान रखेंगे किस पे अप्लाइड होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन पे ये अप्लाइड होगा। छोटे पार्टिकल्स के लिए, फोटोन के लिए अप्लाई होगा। तो बात होगा, ये प्रिंसिपल में क्या कहने वाली बातें हैं कि जो भी बातें हो रही है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बात होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स गति कर रहा है, वेरी हाई स्पीड में है, वेरी हाई वेलोसिटी में है, तो क्या होगा, उसका एक साथ हम पोजीशन और वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है, द एग्जैक्ट पोजीशन and एग्जैक्ट मोमेंटम बोल सकते हैं या वेलोसिटी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलोसिटी, मोमेंटम या फिर वेलोसिटी ऑफ मैक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन की बात होगी यहाँ पे, फोटोन, छोटा सा पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या बात लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर। ये आसान नहीं है कि हम एक साथ आपका एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सके मूविंग पार्टिकल्स का जो माइक्रोस्कोपिक है, और एग्जैक्ट मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों चीज़, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो यही है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। अब बात आती है कि ये किस पे अप्लाइड होता है। अप्लाइड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किस पे, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये अप्लाई होगा। अब है कि कह रहा है कि ये आपका एक्स, डेल एक्स, ये जो लिखा हुआ है, ये एक्स जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, एक्स का मतलब पोजीशन होता है, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। और ये क्या है, अनसर्टेनिटी, ध्यान देंगे, अनसर्टेनिटी इन द
मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आप जान रहे हो, मोमेंटम बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब हम लिख सकते हैं दिस बराबर m इंटू डेल वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मोमेंटम बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू वी, ये चीज़ है। तो जैसे मान लें कि समझते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर शो करता है। तो अगर एटम में हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करते हैं, सपोज मान लीजिए ये एटम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और काफ़ी स्पीड में गति भी कर रहा है, काफ़ी अच्छा खासा स्पीड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर कोई भी चीज़ बहुत स्पीड में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गति कर रहा है, मान लें इलेक्ट्रॉन स्पीड में कहीं पे मूव कर रहा है, मान लें सपोज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बहुत स्पीड में, ठीक है। उसकी पोजीशन को हम पता नहीं कर सकते, ठीक है, एट पर्टिकुलर कोई उस टाइम पे अगर हम वेलोसिटी देखें और पोजीशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा हो तो हम पोजीशन को पकड़ नहीं सकते, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकते वो कहाँ है, ठीक है। किस वक्त वो तुरंत अपना क्या करेगा, अपना क्या बोलते हैं, पोजीशन को चेंज करते रहेगा, इन्फाइनाइटली चेंज करते रहेगा पोजीशन को, अगर बहुत ज़्यादा गति में चल रहा। तो यही तो कह रहा कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो उसकी पोजीशन को पता नहीं कर सकते। मान लो कोई बहुत स्पीड से चल रहा तो इस वक्त मान लो इस पोजीशन, इस टाइम पे सपोज हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते, दैट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आपका पोजीशन या फिर अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ये बात है। इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मतलब जब प्रोडक्ट ऑफ दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो या तो h/4 से ज़्यादा होगा या फिर इक्वल टू h/4π होगा। वेयर h इक्वल टू क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जो कि आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है, ये चीज़ प्लैंक कांस्टेंट, और ये 4π इसका जो है। तो आप जान रहे हो कि h का वैल्यू मैं अगर लिखूँ तो क्या आएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और 4 है यहाँ पे और 3.1। तो यही है द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड द मोमेंटम, एरर इन द पोजीशन एंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। इसको यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। ये कहाँ पे यूज होगा, आपका न्यूमेरिकल्स में। तो हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो यहाँ पे देखेंगे कि इससे बहुत सारा कैलकुलेशन निकलेगा। देखिए इसी फार्मूला से, इस फार्मूला से बहुत सारी चीज़ हम इंटरनली समझ सकते हैं बड़ा आसानी से, मतलब एक कंसेप्ट निकाल सकते हैं। जैसे डेल एक्स है, यह एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इनटू एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये हो गया x, हम इसको लिख सकते हैं m इंटू डेल v, ये h/4। तो देखिए पहला इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इससे भी बन जाएगा, इससे भी सवाल बन जाएगा आपका, इससे भी सवाल बन जाएगा। तो अगर देखिए हम बात करते हैं पहला से, अगर हमको डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स बराबर क्या होगा आपको ध्यान देंगे, इज इक्वल टू लिखे तो अगर इक्वल टू लेके चलते हैं तो h/4π और ये डेल पी ये क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे अगर इसका वैल्यू
कम होगा, ध्यान देंगे, इसका वैल्यू कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा भागेगा। इसका वैल्यू कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा भागेगा। अगर मान ले मैं इसको जीरो कर दूँ, सपोज इसको क्या कर दूँ, जीरो कर दूँ, इसका वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चले। मतलब कह सकते हैं कि अगर डेल एक्स, ये जो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स है, पोजीशन, ये अगर स्मॉल होगा, ठीक है, ये अगर स्मॉल होगा, सपोज ये स्मॉल होगा, तो ये क्या होगा, आपका वैल्यू लार्ज होगा। सिमिलरली अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, h/4 इंटू, अगर ये वैल्यू स्मॉल होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। अगर कह सकते हैं एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, ठीक है, कम है, कम एरर है, तो इसमें कितना ज़्यादा एरर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा एरर है, ठीक है। अगर इसमें एरर कम है, इसका एरर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि सिमिलरली एक तरह से आप समझ सकते हो कि अगर हम इसको लेते हैं, ये इज इक्वल टू h/4 इंटू m इंटू डेल v, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्मूले को, दिस इक्वल टू h/4 और ये कहाँ चला जाएगा, आपका डिवाइड में। तो आप बता सकते हैं, ध्यान देंगे कि अगर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी कम है तो ये किसमें जो एरर होगा वो क्या होगा, बहुत हाई होगा। सिमिलरली अगर डेल भी है h/4 m इंटू डेल एक्स, इसमें जो एरर आएगा, अगर इसमें एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, हाई होगा। समझ रहे बात को, ये चीज़, इसका वैल्यू जितना कम होगा इसका वैल्यू उतना हाई होगा। इसके मतलब है कि साइमल्टेनियसली दोनों को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। एक का वैल्यू अगर कम है, एक को पकड़ रहे हैं तो दूसरा भाग रहा है। समझ रहे बात, एक को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो दूसरा हाथ से निकल जा रहा है। अगर मैं डायरेक्ट इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ पोजीशन को, तो ये भाग जा रहा है। अगर मैं वेलोसिटी देख रहा हूँ, ठीक है, तो पोजीशन को नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे वैलिड है। अगर ऐसे सोचे आप कि कोई भी चीज़ बहुत स्पीड में जा रहा है, बहुत ज़्यादा गति से बहुत स्पीड में चल रहा है, तो एक साथ, ठीक है, उसका हम वेलोसिटी और मोमेंटम या फिर आपका पोजीशन, वेलोसिटी या फिर पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते बहुत स्पीड में। कब वो उसी टाइम पे, मतलब कि इसका पोजीशन अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम चेंज करते रहेंगे बहुत पोजीशन, तो हम उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये चीज़। तो इससे देखिए पता ये चलता, हाँ अब मास की बात आती है, क्योंकि ये किस पे वैलिड है ना, मास भी कम होना चाहिए। कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी है तो मास बहुत कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे ये वैलिड है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन का मास कुछ ऐसा है। तो बताइए कि कितना कम मास है। जब याद रखेंगे एक चीज़ और, कि अगर मास कम होगा, ठीक है, h/ लिखेंगे हम 4 तो पोजीशन इंटू m इंटू v इज इक्वल टू h/4। तो ये हो गया x इंटू v इज इक्वल टू h/4m, ठीक है। ये एक जहाँ मास इसका है, ये मास, तो ये मास जरा सोचिए, अगर मास बहुत माइक्रोस्कोपिक बॉडी है तो मास तो बहुत कम होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक, तो क्या होगा कि मास देखिए कितना कम है। तो मास अगर इसका कम होगा तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इनटू एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी,
क्या होगा आपका, ज़्यादा आएगा। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अगर आपका इसका मास कम होगा तो ये ज़्यादा आएगा। अगर मास बढ़ जाएगा, जैसे मान ली कोई आप बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका मास मान ले 20 ग्राम है, 40 ग्राम है, 100 ग्राम है, ठीक है, एक कंसिडरेबल मास है, मतलब कि इसको हम समझ सकते हैं इस मास को, लेकिन इस मास को समझ नहीं सकते। ठीक है, बहुत ही मतलब कम मास है, नेग्लिजिबल मास के बराबर है। तो जहाँ पे मास बढ़ जाएगा, सबसे पहले बात तो वहाँ के लिए वैलिड नहीं, वैलिड क्यों नहीं है, इसका वैल्यू जो आएगा, अगर मास बढ़ जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत कम। जैसे मान लें कि हम बात करते हैं, अगर ये हम इलेक्ट्रॉन का मास लेते थे 9.11 × 10⁻31, ठीक है। अब प्लैंक कांस्टेंट क्या है आपका, ध्यान देंगे, प्लैंक कांस्टेंट क्या है, 6.626 × 10⁻34। तो देखिए ये पार्ट ऊपर जाएगा ना, ये जब पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो -31 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो आपका पॉजिटिव 31 हो जाएगा और ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कुछ ज़्यादा निकल के आएगा। लेकिन अगर हम मास को क्या करते हैं, अगर हम सपोज 50 ग्राम मास ले लिए, मान के चलते हैं 50 ग्राम मास लिए, तो पहले इसको किलोग्राम में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। 50 × 10⁻, क्या होगा आपका, -3 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यहाँ पे हम रखें 6.626 × 10⁻34 और 4 पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा। मास अगर हम ले लिए 50 × 10⁻³ और ये ऊपर जाने के बाद हो जाएगा +3, तो ध्यान देंगे ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू जो होगा बहुत ज़्यादा बहुत कम आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बहुत कम। देख रहे हैं, मास बढ़ेगा, मास जैसे ही नीचे आप बढ़ाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम आ रहा है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। और मास कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ है, तो यही ध्यान में रखना है कि फाइनली मैं बोल रहा हूँ, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ आपका पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू h/4 पाई या फिर ग्रेटर देन। ठीक है, तो फिर से सुनिए क्या कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी मूव कर रहा है विथ हाई स्पीड, तो हम उसके दोनों चीज़ को एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। क्लियर? आई थिंक आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप किसी भी बुक से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स बनाना है बड़ा ही आसानी पे है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो वो तो आप कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग को नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।